खबरों का रुख करते हैं। 5 नवंबर को अमेरिका में प्रेसिडेंशियल इलेक्शन होना है। इलेक्शन से पहले आज सदर ओहदे के उम्मीदवार डोनाल्ड ट्रंप और कमला हैरिस के बीच प्रेसिडेंशियल डिबेट हुई है। दोनों ने 90 मिनट तक महाजरीन, इकोनॉमी, इंटरनेशनल पॉलिसी, पार्लियामेंट में तशद्दुद जैसे कई मुद्दों पर बहस की। डिबेट के दौरान डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि अगर वो सदर चुनाव जीतते हैं तो 24 घंटे के अंदर रूस यूक्रेन जंग रुकवा देंगे। इस पर जवाब देते हुए कमला हैरिस ने कहा है कि अगर आप सदर होते तो पुतिन इस वक्त कीव में बैठे होते और लंच में आपको खा रहे होते। ट्रंप और कमला के बीच बहस के दौरान अमेरिका में अबॉर्शन पर बैन का मुद्दा जोर शोर से उठा। डेमोक्रेट कैंडिडेट कमला ने कहा कि अगर ट्रंप सदर बने तो पूरे अमेरिका में अबॉर्शन को बैन करने के कानून पर सिग्नेचर कर देंगे। हालांकि इधर ट्रंप ने कमला के इस दावे को झूठ बताया और कहा कि ये लोग रेडिकल हैं जो 9वें महीने में अबॉर्शन को सपोर्ट करते हैं। डिबेट में कमला हैरिस 37 मिनट तक बोली, जबकि ट्रंप ने उनसे 5 मिनट ज्यादा लिए। उन्होंने 42 मिनट तक अपनी बात रखी। डिबेट खत्म होने के बाद दोनों लीडरान बिना हाथ मिलाए वहां से लौट गए। ट्रंप और कमला के बीच इस चुनाव में ये पहली और आखिरी डिबेट थी। कमला ने पहली बार सदर चुनाव की बहस में हिस्सा लिया, जबकि ट्रंप 2016 से 24 तक 5 बार डिबेट में हिस्सा ले चुके हैं। और इस चुनाव में 27 जून को पहली प्रेसिडेंशियल डिबेट ट्रंप और बाइडेन के बीच हुई थी। बाइडेन हार मान गए थे, जिसके बाद उन्होंने सदर ओहदे की उम्मीदवारी छोड़ दी थी और इसके बाद डेमोक्रेटिक पार्टी ने कमला हैरिस को उम्मीदवार बनाया था। वहीं डिबेट के दौरान गाजा में 11 महीने से चल रही जंग के ऊपर भी बात हुई है, जिसमें कमला ने जंग के लिए हमास को जिम्मेदार ठहराया और इजराइल को अपनी हिफाजत के लिए हमले के हक की बात की। लेकिन साथ ही ये भी कहा है कि जंग बहुत लंबी खिंच गई है, अब जंग खत्म होनी चाहिए। आगे उन्होंने कहा कि एक सीजफायर डील की जरूरत है जिससे बंधक आजाद हो पाए। कमला ने 2 स्टेट थ्योरी को इजराइल फिलिस्तीन मसले का हल बताया और इसके अलावा फिलिस्तीनियों के लिए बात करते हुए कहा कि गाजा को फिर से बसाना होगा, फिलिस्तीनियों को सिक्योरिटी देनी होगी। इधर ट्रंप ने काउंटर किया कि अगर वो सदर होते तो ये जंग कभी शुरू ही नहीं होती। उन्होंने कमला पर इजरायलियों को नफरत करने का इल्जाम लगाया इजरायलियों से। इसके अलावा कमला पर मिडिल ईस्ट के लोगों से भी नफरत करने का इल्जाम लगाया। ट्रंप ने खुद को आज के वक्त का सबसे बड़ा इजराइल हामी बताया। उन्होंने कहा कि अगर कमला जीती तो इजराइल का 2 सालों में नामो निशान मिट जाएगा। और इस मौजू पर बात करने के लिए हमारे साथ जो खास मेहमान चर्चा में जुड़ रहे हैं उनका तारुफ आपसे कराना चाहेंगे। ग्रुप कैप्टन यूके देवनाथ साहब, स्ट्रैटेजिक एक्सपर्ट हमारे साथ मौजूद हैं। इसके साथ ही डॉक्टर राम श्रीवास्तव साहब, फॉरेन एक्सपर्ट हमारे साथ मौजूद हैं। आप दोनों का इस्तकबाल है सलाम टीवी में। सबसे पहले ग्रुप कैप्टन साहब, मेरा सवाल आपसे है। देवनाथ साहब, आपको क्या लगता है कि जो इलेक्शन होने हैं अमेरिका के अंदर, प्रेसिडेंशियल इलेक्शन, हमने गाजा का भी जिक्र सुना आखिरी, और पहली कमला हैरिस की डिबेट थी ट्रंप के साथ, और रूस यूक्रेन का भी जिक्र किया गया है। चुनाव किस तरफ जाता हुआ आपको नजर आ रहा है? जी हाँ, एक चीज जो बहुत साफ थी आज के डिबेट में, पहली चीज तो एबीसी न्यूज ने इस डिबेट को बहुत अच्छी तरह से प्रोफेशनली कंडक्ट किया। दूसरी बात है कि डिबेट के बाद ये बहुत क्लियर था कि कमला हैरिस जो है जो बाइडेन के मुकाबले बहुत कॉन्फिडेंट हैं, और जो बाइडेन ने जो डेमोक्रेट को थोड़ी सी पीछे कर दिया था, कमला हैरिस आज की डिबेट के बाद जो बाइडेन के मुकाबले अच्छा कॉन्फिडेंस दिखाकर वो अब शायद कुछ पॉइंट्स से ट्रंप से आगे निकल चुकी हैं। देखिए, ट्रंप ने बहुत कोशिश की कि बार बार कमला हैरिस के ऊपर पर्सनल या दूसरी तरह के हमले किए जाएं, लेकिन फाइनली कमला हैरिस जो है वो जो बाइडेन की आंखों की तरफ, उनकी तरफ देख देख कर अपने पॉइंट्स गिना रही थी। कमला हैरिस ने जो अटैक किए, देखिए वो 59 इयर्स ओल्ड है तो थोड़ा रिलेटिवली यंग ब्लड है, और कमला हैरिस को वोटर्स के बारे में ज्यादा ज्ञान है,
खासतौर से वो वोटर्स जो कि कलर्ड हैं, जो कि जिंदगी के दौर में थोड़ा पीछे रह गए हैं, वुमेन वोटर्स, और खासतौर से उनको बहुत बड़ा समर्थन मिल रहा है उन वोटर्स से जो कि अबॉर्शन राइट्स में वुमेन के प्रति थोड़ा सहानुभूति दिखाना चाहते हैं। उनको मालूम था कि ट्रंप की दो चार कमजोरियां हैं, इकोनॉमिक रिकवरी के बारे में ट्रंप के ऊपर उन्होंने ऑफेंसिव किया, इमिग्रेशन पॉलिसी पे उन्होंने ट्रंप पर बड़ा हमला किया, क्योंकि ट्रंप जो है वो चाहते हैं कि इमिग्रेशन के बारे में अमेरिका बहुत सख्त रवैया अपनाए। तो ट्रंप आज की डिबेट में पूरी तरह से कमला हैरिस को धराशायी करने से शायद फेल हो गए, चूक गए। अब उसके बाद ही आज जो सर्वे हुआ उसके अनुसार करीबन 49% अमेरिकन दर्शक, डेमोक्रेट एंड रिपब्लिक दोनों मिलाकर अमेरिकन दर्शक 49% ने कहा कि कमला हैरिस का डिबेट बहुत अच्छा था, और मात्र 47 ने कहा कि ट्रंप अपने को किसी तरह से बचाने में कामयाब हुए। जी, हमारे साथ और भी लोग इस चर्चा में मौजूद हैं। जैसे कि हमने बताया, डॉक्टर राम श्रीवास्तव साहब भी फॉरेन एक्सपर्ट हमारे साथ मौजूद हैं। सर, आपसे समझना चाहेंगे विमेन अबॉर्शन को लेकर जो बयान दिया गया और ट्रंप ने जिस तरीके से कमला हैरिस को रेडिकल बताने की कोशिश की, ये मुद्दा इलेक्शन को कितना मुतासिर कर सकता है इस नजरिए से? निश्चित रूप से इसका असर जो है अमेरिका के इलेक्शंस पर पड़ेगा, खास करके उन महिलाओं पर जो कि इसके पक्ष में है। और दूसरा ये कि कमला हैरिस को पॉजिटिव पॉइंट ये है कि अमेरिका में भी अभी भी जो गोरे लोगों के बीच में रंग भेद नीति का कुछ रेसिड्यू बचा हुआ है। उस वजह से एक तो महिलाओं का उनको समर्थन काफी मिल रहा है, इसमें दो मत नहीं है। और जो एशिया के लोग गए हुए हैं वहाँ, या वो वहाँ जो निवासी पुराने हैं जिनको कि ब्लैक वोटर्स कहा जाता है, वो सब जो हैं उनके पक्ष में है। लेकिन जो नेगेटिव पॉइंट है वो ये है कि डेमोक्रेट्स के जमाने में महंगाई बहुत ज्यादा बढ़ चुकी है और ऑयल की कीमतें बहुत बढ़ गई हैं, टैक्सेशन 30% तक पहुंच गया है और उस हिसाब से लोगों की आमदनी बढ़ी नहीं है। इसलिए आम आदमी जो है वो थोड़ा सा त्रस्त है, इसमें दो मत नहीं। उसका फायदा ट्रंप को मिल रहा है, लेकिन ट्रंप के जो नेगेटिव पॉइंट है, ट्रंप की जो सबसे अच्छी पॉजिटिव पॉइंट जो ज्यादातर लोग वह अप्रिशिएट कर रहे हैं और बता रहे हैं कि उनका आना लगभग तय है, उनमें भारतीय लोग ज्यादा हैं। हालांकि कमला हैरिस का जीन्स जो है इंडियन है, स्वाभाविक रूप से उनका पक्ष मिलना चाहिए, लेकिन शायद वहाँ जो भारतीय लोग गए हैं जो कि बुद्धिजीवी ज्यादा हैं, डॉक्टर्स हैं, इंजीनियर्स हैं, IT वर्कर्स हैं, जो वहाँ सेटल हो गए हैं, उन सबका समर्थन ट्रंप को इसलिए मिल रहा है कि ट्रंप जो है मैक्सिकन और वेनेजुएला के लोग जो वहां पर गैर कानूनी तरीके से घुस रहे हैं, उसको रोकने के लिए ट्रंप बहुत सख्त हैं। ये एक उनके लिए पॉजिटिव पॉइंट है। दूसरा ये है कि आज की जो बहस थी वो बहुत महत्वपूर्ण इसलिए होती है कि अमेरिका में जितने भी चुनाव होते हैं उसके पहले फेस टू फेस जो बहस उम्मीदवारों में हुआ करती है, उससे जो बीच के ढुलमुल नेचर के लोग हैं, जो ना हैरिस के पक्ष में है ना ट्रंप के पक्ष में है, वो अपना ओपिनियन बनाने के लिए इस तरह की बहस में, आमने सामने की बहस में दे डिसाइड देयर वोट कि किसको देना चाहिए। ये बात भी अपनी जगह सही है कि ट्रंप के पास जो नेगेटिव चीज गई है वो ये गई है कि जो ट्रंप जब चुनाव हार गए थे पिछली मरतबा, तो वहाँ कैपिटल पर जो भीड़ घुस गई थी, उसने जो एक दृश्य खराब किया था, उसका जिम्मेदारी जो है ट्रंप पर दी गई थी। ट्रंप के अगेंस्ट एक क्रिमिनल केस भी चल रहा है जिसका डिसीजन वहाँ के जज ने चुनाव के बाद बताने का बोला है, उसमें उनको दोषी पाया गया है। एक पॉर्न स्टार थी, उसके साथ इनके अनैतिक संबंध थे, उसका मुंह बंद करने के लिए इन्होंने अपने वकील के थ्रू उसको कुछ पैसे पहुंचाए थे। हालांकि ट्रंप इसको बिल्कुल मना कर रहे हैं और लोग ये कह रहे हैं कि ट्रंप के पक्ष के जो मतदाता हैं उनका ये कहना है कि ट्रंप को झूठा फंसाया गया है। केवल इतना ही नहीं, ट्रंप ने खुद ने भी आरोप लगाया है कि वो तो चुनाव जीत रहे थे, जीतते जीतते जो हारे हैं उसका कारण उन्होंने ये बताया था कि वहां पर बोगस वोटिंग बहुत हुआ था। बोगस वोटिंग का मतलब ये था
कि जो बैलेट पेपर से उन्होंने अचानक वोटों की संख्या बढ़ गई और वो कहा गया डेमोक्रेट्स ने बहरहाल यहाँ ट्रंप के पास एक एक्सपीरियंस भी है और जिस तरीके से उन्होंने, अगर उनकी डिबेट को हम देखें, उनकी डिबेट की तादाद भी बहुत ज्यादा है। ग्रुप कैप्टन यूके देवनाथ सर, मैं आपसे समझना चाहूंगी कि गाजा का मुद्दा भी यहाँ उठाया गया और कमला हैरिस जहाँ थोड़ा सा यहाँ पर बैलेंस करती हुई नजर आई और टू स्टेट थ्योरी का भी उन्होंने जिक्र किया, इजराइल की हिमायत भी की और फिलिस्तीनियों के लिए भी उन्होंने कुछ अच्छी बातें कही कि गाजा को फिर से बसाना होगा, फिलिस्तीनियों को सिक्योरिटी देनी होगी। वहीं ट्रंप कहते हैं कि अगर कमला हैरिस आती हैं, वो सदर बनती है, तो 2 साल में इजराइल का नामो निशान मिट जाएगा। सिंपैथी गेन करने की कोशिश हुई जूइश लॉबी के जरिए। जी हाँ, जहां तक क्योंकि डेमोक्रेट पार्टी अभी जो बाइडेन पावर में है, तो थोड़ा सा डिफेंसिव होना पड़ा कमला हैरिस को। अमेरिका में ट्रंप ने बहुत बड़ा इशू बनाया है कि हमास और इजराइल की लड़ाई इतने समय से चल रही है, अब 10 महीने 11 महीने हो गए और जो बाइडेन जो हैं वो उनके नेतृत्व में व्हाइट हाउस और पेंटागन टोटली फेल हो गया इस युद्ध को रोकने में। लेकिन अच्छी बात यह है फ्रॉम पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ अमेरिकन व्यूअर्स कि अमेरिका में जो व्यूअर्स हैं उनमें जूइश लॉबी तो चाहती है कि ये युद्ध थोड़ा सा और चले। देखिए, जूइश लॉबी को लग रहा है कि वो शायद इस युद्ध में जीत रहे हैं। जूइश लॉबी को लग रहा है कि जब तक ये युद्ध चलेगा नेतन्याहू को और मौका मिल रहा है कि वो पूरी तरह से हमास का खात्मा कर दें, जो अरब लोग वेस्ट बैंक में हैं उनको भी थोड़ा पीछे धकेल दें। तो शायद जूइश लॉबी इसलिए थोड़ा मंद मंद मुस्कुरा रही है कि ये युद्ध जितना ज्यादा लंबा चलेगा उतना ज्यादा वहां की जो एक्सट्रीम राइट विंगर्स हैं इजराइल में, उनको एक मौका मिलेगा पूरी तरह से हमास और दूसरे उग्रवादी संगठनों को खत्म करने का। देखिए, ये समझना पड़ेगा कि कमला हैरिस जो है, क्योंकि उनकी पार्टी फिलहाल पावर में है, व्हाइट हाउस में जो और कांग्रेशनल जो स्टाफ है उनको थोड़ा सा अपने को बचाना पड़ रहा है। जहां तक यूक्रेन का युद्ध है, रूस का युद्ध है और जहां तक हमास का युद्ध है और इजराइल का युद्ध है। अब हैरिस को जो मालूम है कि उनको क्या करना पड़ेगा, बहुत स्ट्रांग बॉडी लैंग्वेज उन्होंने दिखाया। अगर आप इंटरव्यू को देखें तो इंटरव्यू जैसे ही चालू हुआ, सबसे पहले कमला हैरिस ट्रंप के पोडियम की तरफ गई और उन्होंने उनके साथ हाथ शेक हैंड करने के लिए अपने हाथ आगे बढ़ाए। 1 सेकंड के लिए तो शायद ट्रंप भी थोड़ा चकरा गए कि कमला हैरिस क्या कोशिश कर रही है, कमला हैरिस क्या कर रही है। तो थोड़ा सा ट्रंप को सक पकाना पड़ा। हाँ, जैसे कि डॉक्टर राम ने भी बोला, वहां पर अमेरिका में पॉपुलेशन का करीबन 5 से 8% जो होते हैं वो फैंस सिटर्स होते हैं। वो ना क्लियरली रिपब्लिक होते हैं ना क्लियरली डेमोक्रेट होते हैं। वो आखिरी मौके पे उनका रुझान बदल जाता है न्यूट्रल से इस तरफ या न्यूट्रल से उस तरफ। तो उभय पक्ष, कमला हैरिस भी कोशिश कर रही हैं, ट्रंप भी कोशिश कर रही हैं कि किसी तरह से ये जो फैंस सिटर्स हैं इनको अपनी तरफ अपने सपोर्ट में झुका ले। जी शबनम जी। डॉक्टर राम, मेरा सवाल आपसे है, रशिया यूक्रेन वॉर क्या इस चुनाव को रिलेट कर पाएगा? क्योंकि इसका भी जिक्र हुआ है और ट्रंप एक बार फिर से कहते हैं अगर वो होते तो ये जंग शुरू ही नहीं होती। वहीं कमला हैरिस उनके ऊपर चुटकी लेती है, तंज कसते हैं कि पुतिन जो है कीव में बैठते हो और आपको खा चुके होते अब तक। तो थोड़ा सा हेल्दी डिबेट भी थी और एक दूसरे के ऊपर छीटाकशी भी थी कहीं ना कहीं। कुछ छीटाकशी उसमें ज्यादा थी, ये बात सही है, लेकिन बॉडी लैंग्वेज के हिसाब से देखा जाए तो कमला हैरिस थोड़ी भारी पड़ रही थी। अब रहा सवाल ये कि यूक्रेन के युद्ध का क्या भूमिका है अमेरिका के चुनाव में। यूक्रेन के युद्ध की भूमिका का प्रमाण यही है कि इस समय जब हम ये चर्चा कर रहे हैं तब वहाँ कीव में यूके के और अमेरिका के जो खुफिया प्रमुख हैं बैठे हुए हैं और वो सीज फायर की कोशिश करा रहे हैं। सीज फायर के लिए एक प्रस्ताव जो है नेतन्याहू ने भी स्वीकार कर लिया है कि अगर सभी बंधक छोड़ दिए जाएं तो हम जो सिनवार है उसको सुरक्षित निकलने का पैसेज कॉरिडोर दे देंगे। इससे यह पता लगता है कि अमेरिकी चुनाव के पहले किसी भी तरह से अमेरिका की सरकार चाहती है कि इसका सीज फायर हो जाए। रहा सवाल ये कि 2 राष्ट्र की जो भावना है, ये तो अंतर्राष्ट्रीय समुदाय का एक प्रस्ताव है और पहले से स्वीकृत है। इसलिए फिलिस्तीन देश को सर्वनाश करना ये संभव नहीं है आज की तारीख में, उसका पुनर्निर्माण करना ही पड़ेगा। लेकिन जिस तरीके से
आज वहाँ ऑस्ट्रेलिया में भी एक तरह का प्रदर्शन हुआ है, पूरी दुनिया में प्रदर्शन हो रहे हैं, वहाँ बच्चे मर रहे हैं, 41,000 के करीब लोग मर चुके हैं, जिसमें 70% महिलाएं और बच्चे हैं। दवाइयां नहीं मिल रही हैं, 271 से ज्यादा तो संयुक्त राष्ट्र संघ के जो मदद पहुंचाने वाले लोग हैं वो मारे जा चुके हैं। इधर हिजबुल्लाह अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहा है, हालांकि उस पर भी अच्छी तरह से प्रहार किया जा रहा है। लेकिन सवाल यह है, क्या युद्ध जो है सभी समस्याओं का अंतिम निदान होता है? बिल्कुल नहीं होता है। और हमारे प्रधानमंत्री का जो अभिमत है वो शुरू से है कि आप जो है टेबल पर बैठकर डिप्लोमेसी और डायलॉग से बात करके इसका स्थायी हल निकालिएगा। लेकिन हकीकत में देखा जाए तो युद्ध किसने शुरू किया था? क्या इजराइल ने किया था? नहीं, ये हमास ने किया था। हमास कौन है? फिलिस्तीनी कौन है? हमास जो है फिलिस्तीनों के जो बिगड़े हुए धार्मिक अंधता वाले युवकों का एक समूह है, और उसमें आग में घी झोंक कौन रहा है? वो डाल रहा है ईरान। और इसमें जो है आईसिस के लोग शामिल हैं, इसमें वो सभी आतंकवादी संगठन मिले हुए हैं, तालिबान की। बट हमास को लेकर अलग अलग देशों का अपना अलग अलग नजरिया है, और क्योंकि 2008 में वो इलेक्टिव बॉडी के जरिए चुनकर आए थे, गाजा की उन्होंने सरकार चलाई, और अभी तक ये बात इतना है कि उसके बाद जो है इलेक्शन नहीं हुआ और हमास एक तरफा अपना राज गाजा के ऊपर चला रहा है। ये पॉइंट जरूर हो सकता है, लेकिन फिलिस्तीनियों ने उन्हें इलेक्शन के थ्रू चुना था, ये एक बॉडी फॉर्म में आई थी। मेरा सवाल यहाँ पर ग्रुप कैप्टन यूके देवनाथ सर आपसे है। दो टॉपिक में डिस्कस करना चाहूंगी। एक, इकोनॉमी का मुद्दा यहाँ पर उठाया गया। ट्रंप के टेन्योर को भी हमने देखा है, जब माजी में वो सदर रहे थे तो किस तरीके से एक अच्छे बिजनेसमैन तो हैं वो, लेकिन क्या अमेरिका के लिए इतना काफी है और ये प्लस पॉइंट होगा उनके लिए? माइग्रेंट का भी मुद्दा उठाया गया, ये कितना बड़ा इश्यू हो सकता है? जी हाँ, अमेरिका में इमिग्रेशन जो है बहुत बड़ा मुद्दा है। जैसे कि डॉक्टर राम श्रीवास्तव ने भी बताया, वहां पर क्या है कि अमेरिका में इस वक्त, क्योंकि अमेरिका एक अमीर देश है, जीडीपी बहुत ज्यादा है, पर हेड इनकम जो है उनकी बहुत ज्यादा है, तो अमेरिका में क्या होता है कि जो रिपब्लिकन पार्टीज हैं, जो कि थोड़ा सा कैपिटलिस्ट तो नहीं बोलूंगा, बट वो थोड़ा पैसे वाली पार्टी है, उसके जो मेंबरान हैं वो भी थोड़ा पैसे वाले हैं, वो हमेशा कोशिश करते हैं कि इमिग्रेशन को थोड़ा रोका जाए ताकि अमेरिका में गरीब तबके के लोग कम पहुंचे। लेकिन ये समझना पड़ेगा कि अमेरिका में जो डेमोक्रेट पार्टी है वो बॉर्डर कंट्रोल के मामले में हमेशा थोड़ा सा लचर तो नहीं, लेकिन थोड़ा सा रिलैक्स्ड पॉलिसी रही है। उन्होंने ये जो मैक्सिको से जो इमिग्रेशन बड़ी तादाद में रिफ्यूजीज आ जाते हैं, जो कि ना सिर्फ मैक्सिको, वो दक्षिण अमेरिका, होंडुरास, सबसे घूमते घामते मैक्सिको बॉर्डर से अमेरिका में घुसने की कोशिश करते हैं। तो जो डेमोक्रेट्स हैं उनका हमेशा ऐसा रहा है कि ये लोग प्रताड़ित हैं, ये लोग गरीब हैं, ह्यूमन राइट्स के तहत इनको अमेरिका में घुसने दिया जाए, उनको अमेरिका में काम करने का मौका दिया जाए, तो ताकि वो अपनी जीविका चला सकें और अपने बच्चों का भरण पोषण कर सकें। तो अमेरिका में जो इमिग्रेशन पॉलिसी है हमेशा कंट्रोवर्शियल रही है। जहां तक ट्रंप की बात है, देखिए हाँ, वो बहुत सक्सेसफुल इंडस्ट्रियलिस्ट रहे हैं, उनके ऊपर तो इनफैक्ट केस ही इसलिए चल रहे हैं कि वो जब प्रेसिडेंट बने थे लास्ट टाइम, तो बहुत सारा उनके ऊपर आरोप है कि उन्होंने अपने प्रेसिडेंशियल पोजीशन का दुरुपयोग करते हुए अपने परिवारजनों के हित में काम किया, जिसमें कि उनके परिवारजनों ने और उनके मातहत जो कंपनियां हैं उन्होंने काफी फायदे उठाए। अमेरिका में बड़ा अद्भुत सा सिस्टम है जहां पे कि बड़ी बड़ी कंपनियां प्राय नेग्लिजिबल टैक्स पे करती हैं, येन केन प्रकार इस तरह का टैक्स ब्रेक, उस तरह का टैक्स छूट दिखाकर। तो ट्रंप के ऊपर ना सिर्फ उनकी पर्सनल लाइफ पर वरन उनके प्रोफेशनल लाइफ पर भी बहुत सारे कोर्ट केस चल रहे हैं, थोड़ा सा बैकफुट पर चल रहे हैं। जी डॉक्टर, आप, मेरा सवाल आपसे है, आपको क्या लगता है, क्योंकि ये आखिरी डिबेट थी और आखिरी डिबेट में अगर हम देखें तो जब पहली डिबेट हुई थी तो जो बाइडेन के साथ ट्रंप की डिबेट हुई थी उसमें ट्रंप भारी पड़ते हुए नजर आए थे और जो बाइडेन हार गए थे, हालांकि वो क्विट कर चुके हैं, कमला हैरिस उनकी जगह पर हैं। आपको क्या लगता है, क्या मैनेजेबल होगा और इन दोनों मुद्दों को लेकर क्या कमला हैरिस कन्वे कर पाएंगी मैसेज? और भारत के लिहाज से, क्योंकि ट्रंप को हम देख चुके हैं, कमला हैरिस से तवक्को कर सकते हैं क्या?
हाँ, देखिए, भारत के हिसाब से अगर देखा जाए तो ट्रम्प का रहना इसलिए ज्यादा फायदेमंद है क्योंकि मोदी जी की और उनकी जो व्यक्तिगत मित्रता है वो बहुत मायने रखती है। रहा सवाल कमला हैरिस का, एक दो मरतबा ऐसी स्थिति आई है कि जब उन्होंने भारत का पक्ष नहीं लिया बल्कि पाकिस्तान के मामले में उन्होंने सहानुभूति बताई है। अब वो क्यों बताई है, उनकी मजबूरी थी या पार्टी का कुछ संदेश था, खैर वो एक ऐसी चीज है, अगर वो व्हाइट हाउस आ जाती है तभी हमको पता लगेगा। लेकिन फिलहाल जो किसका जीतना है ये आज की तारीख में 50-50 चांसेस दोनों के हैं। अभी जो है ये कहना बड़ा मुश्किल है कि जो एग्जिस्ट पोल हो रहे हैं या पूर्वानुमान लग रहा है जगह जगह पॉपुलैरिटी का, वो बड़ा फ्लक्चुएट हो रहा है। 47 और 49 में कोई ज्यादा अंतर नहीं है कि समय वो पलट जाए। लेकिन पिछली बार जैसा ट्रंप ने आरोप लगाया था, अगर वो सच है तो जो वोटर्स हैं, कौन से पोस्टल बैलेट, उनकी संख्या अगर अचानक बढ़ गई थी, उससे ट्रंप हार गए थे। हालांकि ये आरोप कितना सही है कितना गलत है ये वहां का चुनाव आयोग भी समझ सकता है, लेकिन वहां का जो इलेक्ट्रॉनिक मशीनों से तो चुनाव होता नहीं है, वोट डाले जाते हैं और वोट भी जो पैटर्न है अलग अलग राज्यों में अलग अलग तरह का है। इस वजह से क्या है कि वहां की जो डेमोग्राफी है वो कुछ राज्यों में तो ट्रंप के बहुत पक्ष में है, कुछ राज्यों में उनके बहुत विरुद्ध है। विशेषकर जो है तो उत्तर के जो राज्य हैं उनमें से कुछ राज्य ऐसे हैं कि जो कमला हैरिस को आउटराइट मदद करेंगे। वो सीनेटर भी रह चुकी हैं, वो गवर्नर भी रह चुकी हैं। लेकिन ट्रंप का जो नेगेटिव पॉइंट जाता है वो ये इज ए शॉर्ट टेम्पर्ड आदमी माना जाता है। उनको गुस्सा बहुत जल्दी आता है और फायर बहुत करते हैं। हालांकि इस डिबेट में भी जब ये बात हुई, कमला हैरिस ने उनको बताया कि आपके इन लोगों को आपने फायर किया था, तो उन्होंने कहा कि दे वर नॉट डूइंग द वर्क, प्रॉपर्ली काम नहीं कर रहे थे, इसलिए मैं तो उनको फायर करूंगा। दूसरा आखिरी ये डिबेट थी और डिबेट कंप्लीट हो चुकी है। मुआजरा चाहूंगी यूके देवनाथ साहब, आपका रिएक्शन नहीं ले पाऊंगी वक्त की पाबंदी की वजह से। 5 नवंबर को इलेक्शन है और अमेरिका की तरफ तमाम देश देख रहे हैं कि अमेरिका में प्रेसिडेंट कौन बनता है। हालांकि इलेक्शन 5 नवंबर को, उसके बाद तस्वीर साफ होगी। बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों का हमारे साथ जुड़ने के लिए, अपना कीमती वक्त देने के लिए। और इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत। आप देखते रहिए सलाम टीवी। आदाब।